हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएसपी कंप्यूटर ज्ञान। माय नेम इज पुष्पेंद्र सागर। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईएबीएफ एग्जाम के बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित 150 न्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन को चलते हैं। एटीएम कार्ड डैश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें हमें बताना है एटीएम किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पहला विकल्प है केवल किसी एटीएम में लेन देन के लिए, और दूसरा है व्यापार के साथ सभी केंद्र डिवाइस पर लेन देन, और तीसरा है इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यह सभी हमारे विकल्प बिल्कुल ही सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का, और दूसरा है पासबुक विवरण आदि जारी करने का, और तीसरा है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य, और चौथा है चेकबुक बिल आदि एकत्रित करने का कर्तव्य। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर से चलाने का कर्तव्य। ये हमारा बैंक का कर्तव्य नहीं है, यही विकल्प बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य से इरादतन चूककर्ता का संकेत है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है वे किसी न किसी बहाने से वसूली एजेंट के कॉल का जवाब देने से बचते हैं, और दूसरा है जब भी कहा जाता है वे वसूली एजेंट से मिलते हैं लेकिन बाजार की स्थितियों के कारण भुगतान करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प है वे वास्तविक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वसूली एजेंट से नहीं मिलेंगे, फ़ोन पर मेडिकल रिकॉर्ड साझा करेंगे और बाद में मिलने का दावा करेंगे, और चौथा विकल्प है जब भी कहा जाता है वे वसूली एजेंट से मिलेंगे और भुगतान करने का वादा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है, वो किसी न किसी बहाने से वसूली एजेंट के जवाब देने से बचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्रिय सुमड़ी बेसी के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सक्रिय सुमरण के फायदे की पहचान करें। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है यह ग्राहक को भ्रमित करने में मदद करता है और इस प्रकार विक्रय को बढ़ा देता है, और दूसरा है इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है, और तीसरा है यह ग्राहक को बीसीए के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में अवसरित करता है, और चौथा है यह ग्राहक के बीसीए के वैयक्तिक कौशल के बारे में अवसरित करता है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ज कार्ड डैश के समान होता है। इसमें हमें बताना है चार्ज कार्ड किसके समान होता है। तो इसमें पहला विकल्प है मूल्य संचित कार्ड, और दूसरा है प्रीपेड कार्ड, और तीसरा है क्रेडिट कार्ड, और चौथा है डेबिट कार्ड। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, क्रेडिट कार्ड के समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में ही विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प है प्रतिबद्धता, और दूसरा है सत्यनिष्ठा, और तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसमें हमारा जो ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड लेवल एटीएम के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमें जो गलत कथन है वही हमें बताना है। इसमें पहला विकल्प है यह एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिलों आदि का भुगतान करता है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। तो इसमें हमारा जो है पहला और दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पे हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है। इसमें पहला विकल्प है ग्राहक के खाते में गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य, और दूसरा है पासबुक विवरण आदि जारी करने का कर्तव्य, और तीसरा है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य, और चौथा है चेकबुक आदि एकत्रित करने का कर्तव्य। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर हम चेक मार्क लगा देंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी के लिए आवश्यक है। तो इसमें पहला विकल्प है प्रतिबद्धता, दूसरा है सत्यनिष्ठा, और तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसमें से हमारा ये चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें हमारा 1, 2 और 3 तीनों विकल्प बिल्कुल ही सही हैं। तो इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल एटीएम में सही वर्णन करता है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है संस्था के परिसर के भीतर स्थित है और आमतौर पर इस संस्था के कर्मचारी के लिए होता है। और दूसरा है किसी विशेष स्थान पर स्थिर न होकर चालमान रहते हैं। और तीसरा है शाखा परिसर के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थिर होते हैं। और चौथा है खा परिसर के अलावा अन्य स्थानों जैसे शॉपिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, पेट्रोल स्टेशन आदि में स्थिर होते हैं। तो इसमें से हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पे हम चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए बीसीए को कुछ गुणों का आत्मसात करना होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत कथनों की पहचान करें। तो इसमें से हमें जो गलत कथन है उसी को हमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें पहला विकल्प है उसे ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसे वित्त और वित्तीय उत्पादों पर ज्ञान विकसित करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। और इसमें दूसरा विकल्प है उसे अपना आत्मविश्वास और कौशल विकसित करना चाहिए। और इसमें चौथा विकल्प है उसे वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें हमारा जो चौथा विकल्प है उसे वित्तीय उत्पादों को गलत बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ग्राहक द्वारा अंशदान के आधार पर प्रति माह गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। एपीवाई के तहत पंजीकरण के लिए पात्र आयु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमें जो एपीवाई के पात्र हैं उन्हें सही उम्र का चयन करना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति। और दूसरा है 18 वर्ष से 39 वर्ष 364 दिन के आयु वर्ग के व्यक्ति। और तीसरा विकल्प है 18 से 60 आयु वर्ग के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति। और चौथा है 20 से 60 वर्ष के बीच आयु के व्यक्ति। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। 18 वर्ष से 39 वर्ष 360 दिन के आयु वर्ग के व्यक्ति। इस पे हम चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध बनता है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है लेनदार देनदार और दूसरा है देनदार लेनदार और तीसरा विकल्प है अमानतदार और अमानत रखने वाला और चौथा है पट्टाकर्ता और पट्टेदार। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। लेनदार और देनदार वाला संबंध बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यावसायिक संपर्क एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? तो इसमें पहला विकल्प है खाता खोलने का कामों का संग्रह और उन्हें भरना। और दूसरा है ऋण आवेदन फॉर्मों का संग्रहण और प्रसरण। और तीसरा है छोटी जमाओं और उदाहरणों का संग्रह और भुगतान। और चौथा है सुरक्षित जमा लाकर खोलने के फॉर्मों का संग्रह और उन्हें भरना। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पे हम चेक मार्क लगाएंगे। यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबार प्रतिनिधि एजेंट बीसीए का सही ढंग से वर्णन करता है? तो इसमें पहला विकल्प है बीसीए बैंक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच एक मध्यस्थ सेतु है। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही है। इस पे हम चेक मार्क लगा देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हमें जो कथन गलत है उसी को हमें बताना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है धन नियंत्रण सीआर और एसएलआर के जरिए। और इसमें दूसरा विकल्प है बैंकिंग पर्यवेक्षण कार्य, बैंकों के परोक्ष और प्रत्यक्ष निगरानी। और तीसरा है स्टॉक एक्सचेंजिंग और कमोडिटी एक्सचेंजिंग पर नियंत्रण। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इस पे हम चेक मार्क लगा देंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की गई और सभी बैंकों को सलाह दी गई कि वे ऐसे निष्क्रिय खातों की राशि को इस निधि के आंतरिक करें जिनका डैश, इसमें खाली स्थान है, वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। तो इसमें हमें जो खाता हमारे
निष्क्रिय हैं उनको हमें कितने वर्ष से अधिक का दावा या प्रचलन नहीं किया गया है उसे हमें बताना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 5 और दूसरा है 10 और तीसरा है 15। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, जिनका 10 वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या प्रचलन नहीं किया गया है। तो इस पर हम चेक मार्क लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक और ब्याज का भुगतान डैश किया जा सकता है। तो इसमें हमें खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें हमें कौन सा भरना है ये बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है केवल वार्षिक आधार पर, और दूसरा है केवल अर्धवार्षिक आधार पर, और तीसरा है केवल तिमाही आधार पर, और चौथा है बैंक के विवेक के अनुसार तिमाही अंतरालों पर। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, केवल तिमाही आधार पर भुगतान किया जा सकता है। तो इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। दिए गए ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कदम नहीं है। तो इसमें जो हमारा गलत कदम है उसे हमें बताना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है उधारकर्ताओं को वसूली नोटिस काफ़ी समय से ही भेज दिए जाने चाहिए, और ऋण पासबुक जारी करना सुनिश्चित किए जाना चाहिए, क्योंकि उसकी चुकौती सूची अनुसार भी दर्ज होती है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है चूक के मामले में उधारकर्ताओं के पड़ोसी व्यक्तियों से संपर्क किया जाना चाहिए, और तीसरा है वसूली हेतु संस्थागत तालमेल की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, और चौथा है क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा गांव के बार बार दौरा करना चाहिए और उधारकर्ताओं के नियमित रूप से संपर्क करना चाहिए। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, वसूली हेतु संस्थागत तालमेल की भावनाएं तलाशी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन है चेकों के लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। इसमें पहला विकल्प है विशेष रूप से रेखित का भुगतान नामोल्लिखित बैंक के पास किसी खाते के संबंध में किया जाना चाहिए, और दूसरा है आदाता को रेखित चेक का भुगतान काउंटर पर नकद नहीं किया जा सकता, और तीसरा है चेक के लिए मुख्य पृष्ठ पर लेखन शब्द लिख देना लेखन कहलाता है, और चौथा है चेक आहरणकर्ता, जारीकर्ता और धारक द्वारा रेखित किया जा सकता है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, इस पर चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन और महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है केवल समाज के कुछ वर्ग आर्थिक कमजोर निम्न आय वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना, और दूसरा है कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय संरक्षित रुपए डेबिट कार्ड और बीमा सुरक्षा आदि प्रदान करके वंचित वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना, और तीसरा है केवल ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सभी परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा सुविधा प्रदान करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, केवल ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सभी परिवारों में कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में KYC के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैलिड दस्तावेज कौन कौन से हैं ये बताना है हमें। तो इसमें हमें पहला है पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नरेगा द्वारा जारी किया गया नव कार्ड, और दूसरा विकल्प है इसमें आधार संख्या का प्रमाण और पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इनमें नाम और पते का विवरण हो। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प है पैन, आधार संख्या का प्रमाण और पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड। और तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, पैन कार्ड और आधार, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड। तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, इस पे हम चेक मार्क लगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं इस एग्ज़ाम को एक ही बार में कैसे क्लियर करना है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में ही आपको ये बताऊंगा कि आपको ये IABF एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। इसमें हमारा अगले का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, संदिग्ध स्थितियों में से चारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है इसे 3 माह के
3 माह से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वसूली संदिग्ध है क्योंकि असतियों का वसूली योग्य मूल्य से कम है। इसमें दूसरा विकल्प है, इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह 12 महीने की अवधि से अवमानक अशिष्ट बना हुआ है। और इसमें तीसरा विकल्प है, इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक अवमानक अस्थिति बना हुआ है। और चौथा विकल्प है, इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भौतिक प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद ब्याज और मूलधन का 18 महीने तक भुगतान नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह 12 महीने की अवधि से अवमानक अस्थिति बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है शेष पूछताछ, दूसरा है लेन देन अलर्ट और तीसरा है डीटीएच रिचार्ज और चौथा है लघु विवरण। और इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, डीटीएच रिचार्ज जो है गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। तो इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। यह क्वेश्चन जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रश्न में ही विकल्प दिए हुए हैं और अलग से भी विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है लेन देन टर्मिनल क्या है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है, यह सीएसपी को नकद जमा करने और निकालने में सक्षम बनाता है और दूसरा है लेन देन जीपीआरएस कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाता है और तीसरा है ऑफलाइन के लिए लेन देन डेटा टर्मिनल के आंतरिक डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है और मुख्य सर्वर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 1 और 2 सही हैं और दूसरा है 2 और 3 सही हैं और तीसरा है केवल पहला और तीसरा सही है और चौथा है दूसरा, तीसरा और पहला तीनों सही हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2 सही हैं। तो इसमें हमारे जो ऊपर के 2 विकल्प हैं बिल्कुल ही सही हैं, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध डैश है और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण डैश। इसमें हमें क्या बनना है ये बताना है। इसमें पहला विकल्प है अप्रासंगिक कॉमा नहीं करना चाहिए और दूसरा है उपयुक्त करना चाहिए और तीसरा है तार्किक कॉमा जरूर करना चाहिए और चौथा है वैध करना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है प्रासंगिक नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा ऐसा भरा जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध प्रासंगिक है और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाता है, इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आंसर समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके या वीडियो को बैक फॉरवर्ड में करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारोबार प्रतिनिधि की नियुक्ति प्रक्रिया में जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाता है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है सही काम के लिए सही व्यक्ति की पहचान करना और दूसरा है कारोबार प्रतिनिधियों की परीक्षण सक्षम प्रतिकार पैकिंग और तीसरा है 20,000 रुपये से अनधिक नकदी धारण सीमा की शर्त और चौथा है कारोबार प्रतिनिधियों के कार्यालय में या इसे नकदी ले जाने के लिए मार्गस्थ बीमा सुरक्षा। ये चौथा विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यही जो है ये बैंकिंग कारोबार प्रतिनिधियों के लिए उपाय नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उधार दी गई नीतियों की सुरक्षा बैंकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तथानुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ताओं के संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें से जो गलत विकल्प है उसे हमें बताना है। तो पहला विकल्प है ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा, दूसरा है बिक्री के अनुमान के अनुरूप का न होना, तीसरा है कारोबार या व्यवसाय के माध्यम से नियमित आय सर्जन और चौथा है ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए संपर्की प्रतिभूति। तो ये चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारोबार प्रतिनिधि बीसीए के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो इसमें पहला विकल्प है ध्यानपूर्वक सुनना और दूसरा है 10 वर्ष का अनुभव, तीसरा है सकारात्मकता
और चौथा है आत्मविश्वास। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। 10 वर्ष का अनुभव कारोबार प्रतिनिधि BCA के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र CSP के लिए आवश्यक है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है प्रतिबद्धता, दूसरा है सत्यनिष्ठा और तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसमें ही हमें विकल्प दिए हुए हैं, केवल 1 और 2 सही है, और दूसरा है केवल 2 और 3 सही है, और तीसरा है केवल 1 और 3 सही है, और चौथा है केवल 1, 2, 3 सभी सही हैं। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प है, ये हमारे तीनों विकल्प ही बिल्कुल सही हैं, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इस चौथे विकल्प पर हम चेक मार्क लगाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, वित्तीय समावेशन की व्याख्या समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों की सस्ती लागत और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के रूप में की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें हमें जो गलत कदम उठाया गया है उसी के बारे में बताना है। तो पहला विकल्प यहाँ पर है स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से पारिवारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, म्यूचुअल फंडों की बिक्री आदि करना, और दूसरा है स्वयं सहायता समूह बैंक सहबंधिता मॉडलों की शुभारंभ करना, और तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु खाते का आरंभ आदि। ग्राहक के पास पहचान करें या पता के प्रमाण के संबंध में एक दस्तावेज नहीं है तो प्रारंभिक चरण में किसी भी KYC दस्तावेज पर जोर नहीं दिया जाता है। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प है दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना। तो इसमें हमारा जो है चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना। इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ATM कार्ड डैश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें पहला विकल्प है केवल किसी ATM से लेन देन के लिए, और दूसरा है व्यापारी के साथ बिक्री केंद्रों डिवाइसों पर लेन देन, और तीसरा है इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ATM कार्ड उपयुक्त सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है ग्राहक के खाते में गोपनीयता बनाए रखने का, और दूसरा है पासबुक खाता विवरण आदि जारी करने का, और तीसरा है ग्राहक के व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य, और चौथा है चेक बिल आदि एकत्रित करने का कर्तव्य। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र CSP के लिए आवश्यक है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है प्रतिबद्धता, दूसरा है सत्यनिष्ठा, और तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये तीनों विकल्प हमारे बिल्कुल ही सही हैं, इन पे हम चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार प्रतिनिधि BC कई बैंकिंग क्रियाकलाप करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें पहला विकल्प है बैंक उधारकर्ताओं से IMI किस्तों निर्धारित ब्याज की वसूली, और दूसरा है बैंक ग्राहकों को छोटे मूल्य के आहरण और छोटे मूल्य की जमा राशि के संग्रह की सुविधा प्रदान करना, और तीसरा है CD खाते खोलना और बैंक आयकों को OPD KYC का अधिप्रमाणन, और चौथा है आधार अधिप्रमाणन के साथ बचत खाता खोलना और आवश्यक KYC MS अनुपालन के लिए बैंक में दस्तावेज प्रस्तुत करना। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, बैंक उधारकर्ताओं से IMI किस्त निर्धारित ब्याज की वसूली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टैक्ट कार्ड वाले हैंडहेल्ड डिवाइस की विशेषता है? तो इसमें पहला विकल्प है डिवाइस में मैजिस्ट्रेट कार्ड को सपोर्ट करने के लिए आगे की अनुकूलता होती है, और दूसरा है लेन देन प्रसंस्करण और निपटाना, और तीसरा है हैंड हेल्ड डिवाइस पर होने वाले क्षेत्र लेन देनों को अपलोड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्टोर और अग्रेषण तंत्र, और चौथा है उपयुक्त A और B दोनों। तो यह हमारे दोनों ऊपर के विकल्प बिल्कुल सही हैं, इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, ब्राउन लेबल ATM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो इसमें पहला विकल्प है यह एटीएम प्रयोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होगा। और दूसरा है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिल आदि का भुगतान करता है। तीसरा विकल्प है एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। इसमें हमारा विकल्प में ही जो प्रश्न में विकल्प थे वो इस प्रकार थे, और ये विकल्प हमारे जो आंसर वाले दिए हुए हैं इसमें है केवल 2 और 3 सही है, और दूसरा है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा है केवल 1, 2 और 3 सही है, और चौथा है 1 और 3 सही है। तो इसमें हमारा जो दूसरा और तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की गई है और सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में आंतरित करें जिनका वर्ष या उससे अधिक से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 5, दूसरा है 10 और तीसरा है 8। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है 10। तो यह क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बैंकों के लिए वित्तीय सहायता के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है अनजान ग्राहक ऋण उत्पादों से जुड़े जोखिमों को महसूस किए बिना अच्छी तरह पैक किए गए ऋण उत्पादों की ओर आकर्षित होता है। और दूसरा विकल्प है बेहतर वित्तीय साक्षरता की प्रवृत्ति ग्राहक को वित्तीय उत्पाद आपूर्ति को देयता दोनों उत्पादों से बेहतर समझ होती है। और तीसरा है जानकार उपभोक्ता निवेशों और अन्य वित्तीय उत्पादों की पसंद में अधिक विचार मंथन करते हैं। और चौथा है मौजूद औपचारिक शिक्षा प्रणाली में परिवार की बचत वित्तीय उत्पादों की पसंद से अधिक विचार मंथन करते हैं। तो इसमें ये हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अनजान ग्राहक ऋण उत्पादों से जोखिमों को महसूस किए बिना अच्छी तरह पैक किए गए ऋण उत्पादों की ओर आकर्षित होता है, इस पे चेक मार्क लगाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय सुमरण बीसी के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, नीचे दिए गए विकल्पों में सक्रिय सुमरण के फायदे की पहचान करो। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है यह ग्राहक को भ्रमित करने में मदद करता है और इस प्रकार विक्रय को बढ़ा देता है। और इसमें दूसरा विकल्प है इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। और तीसरा है यह ग्राहक को बीसीए के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त करता है। और चौथा है यह ग्राहक को बीसीए के व्यक्ति कौशल के बारे में आश्वस्त करता है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है बिल्कुल सही हो जाता है, इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। यह क्वेश्चन इस प्रकार है भारत नेट प्रोग्राम डैश के अधीन आरंभ की गई एक योजना है, तो इसमें जो खाली स्थान है उसमें हमें क्या भरना है ये बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है स्किल इंडिया अभियान, और दूसरा है स्मार्ट सिटी अभियान, और तीसरा है स्टार्टअप इंडिया अभियान, और चौथा है डिजिटल इंडिया अभियान। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है डिजिटल इंडिया अभियान। यह क्वेश्चन है हमारा ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी द्वारा जमा लेन देन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है। इसमें हमारा विकल्प दिया हुआ है ग्राहक को स्मार्ट कार्ड सीएसपी में लाना होगा, और दूसरा है सीएसपी संग्रह की गई राशि को टर्मिनल एप्लीकेशन में प्रविष्ट कराना है, और तीसरा है ग्राहक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, और चौथा है जमा के प्रमाण के रूप में एक रसीद मुद्रित की जाती है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है ग्राहक को स्मार्ट कार्ड सीएसपी में लाना होगा। आगे चलते हैं तत्कालीन भुगतान आईएमपीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यदि सार्वजनिक आवश्यक सहित पूरे वर्षों और समय के लिए उपलब्ध है, और दूसरा है इंटरनेट या एटीएम या मोबाइल के माध्यम से उपयोग किए जाने पर पूर्ण पंजीकरण आवश्यक है, तीसरा है MMID एक 7 अंकों का कोड है, और एमपिन एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, इंटरनेट या एटीएम या मोबाइल के माध्यम से उपयोग किए जाने पर पूर्व पंजीकरण आवश्यक है, और MMID एक 7 अंक का पासवर्ड है, और एमपिन एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। ये बिल्कुल सही है। आगे की ओर चलते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प है स्टॉक एक्सचेंजिंग और कमोडिटी एक्सचेंजिंग पर नियंत्रण। यह विकल्प हमारा ही बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प इज द राइट आंसर, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कह रहा है एनपीसीआई एक अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी एएसए और केवाईसी सेवा एजेंसी केएसए के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है, इसमें पहला विकल्प है एनपीसीआई बैंक को डेटा प्राप्त करता है और यूआईडी को भेजता है, बैंकों को प्रतिक्रिया वापस भेजता है। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संकेत का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक परिचय से इरादतन चूक करता है? तो इसमें पहला विकल्प है वे किसी न किसी बहाने से एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं। दूसरा है जब भी कहा जाता है वे वसूली एजेंट से मिलते हैं लेकिन बाजार की स्थितियों के कारण भुगतान करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। और तीसरा है वे वास्तविक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वसूली एजेंटों से नहीं मिलेंगे, फ़ोन पर मेडिकल रिकॉर्ड साझा करेंगे और बाद में मिलने का दावा करेंगे। और चौथा है जब भी उनसे कहा जाता है वे वसूली एजेंट से मिलेंगे और भुगतान करने का वादा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, वे किसी न किसी बहाने से वसूली एजेंट का कॉल का जवाब देने से बचते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है भारत नेट प्रोग्राम डैश के अधीन आरंभ की गई एक योजना है। यह क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में कराया है। अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा डिजिटल इंडिया अभियान। इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है चार्ज कार्ड डैश के समान होता है। चार्ज कार्ड किसके समान होता है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है मूल संचित कार्ड और प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो ये हमारा डेबिट कार्ड के समान होता है। आगे की ओर चलते हैं, संदिग्ध ऋण के बातचीत से तब समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला विकल्प ही हमारा इज द राइट आंसर, अधिकार की सीमा और समझौते के मानदंड जैसे ब्याज या मूलधन या दोनों में कमी और फुल देय राशियों में उसका प्रतिशत का एजेंट द्वारा पालन किया जाए। तो यही विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, धन शोधन गतिविधियों का पता लगाने के लिए सामान्य चरणों को क्रम से देखा जाता है ताकि अंतिम चरण में पैसा वैध दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा धन शोधन के क्रम को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प हो जाएगा सनिश्चितीकरण और दूसरा है स्थान और तीसरा है एकीकरण। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है स्थनन, एकीकरण, संशीकरण और तीसरा है स्थनन, स्थिरीकरण और एकीकरण। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन है ग्राहक नामांकन के दौरान कारोबार प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विवरण नहीं लिया जाता है? तो इसमें पहला विकल्प है जन्म की तारीख, जन्म स्थान, उंगली की छाप और शाखा कोड। तो इसमें पहला विकल्प बिल्कुल सही है, जन्म की तारीख। यह क्वेश्चन हमसे कह रहा है साधारण ब्याज को एक अवधि के लिए उधार ली गई राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें हमारा साधारण ब्याज का सूत्र कौन सा होता है उसके बारे में बताना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है ब्याज की कुल राशि मूल राशि गुणा समय अवधि ब्याज दर। तो इसमें दूसरा विकल्प है ब्याज की कुल राशि मूल राशि प्लस ब्याज दर गुणा समय अवधि। तीसरा विकल्प है ब्याज की कुल राशि मूल राशि गुणा ब्याज दर प्लस समय अवधि। और इसमें चौथा विकल्प है ब्याज की कुल राशि बराबर मूल राशि गुणा ब्याज दर गुणा समय अवधि। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
यही हमारा जो है साधारण ब्याज को निकालने का सूत्र है। यह क्वेश्चन है हमारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है नकदी प्रवाह वितरण किसी विशिष्ट समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है, यही विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सक्रिय सुवर्ण बीसी के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, नीचे दिए गए विकल्पों में सक्रिय सुवर्ण के फायदे की पहचान करें। यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा इसे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। यह क्वेश्चन है कुछ बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो कहलाता है। इसमें आंतरिक लोकपाल जो नियुक्त होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है मुख्य महाप्रबंधक, दूसरा है मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी और तीसरा है नोडल अधिकारी, चौथा है शिकायत निवारण अधिकारी। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा शिकायत निवारण अधिकारी। यह क्वेश्चन है हमारा *99# के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस पहला विकल्प है यदि किसी भी TSP से मोबाइल फ़ोन वाले किसी भी बैंक के मोबाइल ग्राहक के लिए डायल करने के लिए प्रारंभिक कोड है। दूसरा विकल्प है यह कोड याद करने से बचाता है और सभी बैंकों और ग्राहकों के लिए एकीकृत संचार को आसान बनाता है। तीसरा विकल्प है USSD प्लेटफॉर्म में यह उपयोगकर्ताओं को वित्तीय, गैर वित्तीय और मूल्य वर्धित सेवाएं BAS प्रदान करता है। और चौथा है उपयोगकर्ताओं को अंतिम भुगतान तिथि के साथ आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने की स्थिति की जांच करने की अनुमति है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन है एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। इसमें पहला विकल्प है ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बच जाना चाहिए। और दूसरा है अपना समय लेना और ग्राहक को अपना काम पूरा करने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहना और उसका प्रतिकार करते हुए अपने अधिकारों पर दृढ़ रहना। और चौथा है ग्राहक को कल वापस आने के लिए कहना। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बच जाना चाहिए। यह क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है सुनियोजित बैठकों में ग्राहक के साथ बातचीत या संवाद से ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है इनमें बैंकिंग सेवाओं को समझ में सुधार लाकर। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा इनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर। यह क्वेश्चन है नवाई ने ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए BBB कार्यक्रम शुरू किया है। BB का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें हमारा जो BBB है इसका पूर्ण रूप क्या है यह बताना है। तो पहला विकल्प है विकास वाहिनी विद्या और दूसरा है विकास वॉलंटियर वाहिनी और तीसरा है वॉलंटियर व्हीकल फॉर वेरिफिकेशन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है विकास वॉलंटियर वाहिनी जो हमारा BBB का पूर्ण रूप है। यह क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल बैंकिंग की एक विशेषता है। तो इसमें से हमें डिजिटल बैंकिंग की विशेषता बताना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है यह नई नवोन्मेषी तकनीकों और बैंकिंग उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है और दूसरा है इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीकों को ताकत का लाभ उठाना है और तीसरा है यह मानक ऑनलाइन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग सुविधाओं का अवरुद्ध करता है। तो ये तीनों विकल्प हमारे बिल्कुल सही हैं। इस हिसाब से हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। यह क्वेश्चन है हमारा ATM कार्ड डैश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है केवल किसी ATM में लेन देन के लिए और दूसरा है व्यापारी के साथ किसी केंद्र डिवाइस पर लेन देन और तीसरा है इंटरनेट और ऑनलाइन लेन देन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यह ATM के ज़रिए हमारे सभी में इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयुक्त सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह क्वेश्चन है हमारा
खाता खोलने के लिए फोटोग्राफ प्राप्त करने के दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो हमें गलत कथन है उसी को बताना है। इसमें विकल्प दिया हुआ है, खाते के संबंध में सभी व्यक्ति खाता अर्थात बचत खाता एवं चालू खातों का परिचालन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति सहित सभी के फोटोग्राफ बिना किसी अपवाद के प्राप्त करने चाहिए। दूसरा विकल्प है, बैंकों का परवानशीन महिलाओं के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए। और तीसरा विकल्प है, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों पर फोटोग्राफ चिपके होते हैं, इसलिए बैंकों को फोटोग्राफ जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए। और चौथा विकल्प है, जब खाता धारक कोई अतिरिक्त खाता खोलना चाहती है या चाहता है तो फोटोग्राफ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। यह हमारा क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह वही भीम है जो अपने मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में हम जो भीम यूपीआई चलाते हैं उसी के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में बताना है। इसमें चौथा विकल्प है, इसका उपयोग छोटे मूल्य के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। तो यह विकल्प हमारा बिल्कुल ही गलत है, बल्कि भीम यूपीआई से हम 1 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को भीम यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा है, डीबीटी बैंक खाते को आधार से जोड़ने के माध्यम से किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो डीबीटी जो है आधार को बैंक से लिंक किया जाता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है उसी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला विकल्प है, एलपीजी सब्सिडी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान और पात्र सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा ऐसे लाभार्थियों के खाते में संबंधित है। और दूसरा है, लाभार्थी के खाते के संतोषजनक संचालन के आधार पर बैंकों द्वारा एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा और अन्य भुगतान किए जाते हैं। और तीसरा है, यदि लाभार्थी का खाता केवाईसी एएमएल अनुपालन है तो इसमें सरकारी सब्सिडी जमा की जाती है। और चौथा है, प्रत्यक्ष लाभ आंतरिक राशि बिना किसी देरी के बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प ही बिल्कुल सही हो जाएगा। एलपीजी सब्सिडी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान और पात्र सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा ऐसे लाभार्थियों के खाते से संबंधित है। तो ये डीबीटी जो है, इसमें जो पात्र होता है उसके खाते में डायरेक्ट आधार से फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहरी प्रविष्टि वाला वाही खाता पद्धति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक लेन देन 2 पक्षों को शामिल करके किया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नामे का एक अनुरूपी जमा क्रेडिट पक्ष होता है। दोहरी प्रविष्टि वाले वाही खाता पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो हमारा तीसरा विकल्प है, लेन देनों का अभिलेख भिन्न चरणों और समय पर असमान राशियों के साथ भी किया जाता है। तो यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें हमारा यह क्वेश्चन है, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। यह क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है, ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बच जाना चाहिए। तो यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यह क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुरूप कई बैंकों ने विशेषकर गाँवों में ऋण परामर्श केंद्र शुरू किए हैं, ऐसे केंद्रों के कार्य हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है, वित्तीय उत्पादों सेवाओं और वे कहाँ स्थित हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और दूसरा है, बैंक खाता खोलने के संबंध में मार्गदर्शन करना। और तीसरा है, बचत प्रबंधन और निवेशों के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना। और चौथा है, मौजूदा ऋण के प्रबंधन पर मार्गदर्शन करना। तो ये चारों विकल्प हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। इस हिसाब से जो हमारा तीसरा विकल्प है, केवल 1, 2, 3 और 4 सही हैं। तो इस पर हम चेक मार्क लगा देंगे। यह क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। यह क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है,
निम्न आय वर्ग के उधारकर्ताओं को कम अवधि के छोटे राशि के ऋण दिए जाते हैं। दूसरा विकल्प है यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। तीसरा विकल्प है काफियती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन। और चौथा है कम आय वर्ग के उधारकर्ताओं को सांप्रदायिक प्रतिभूतियों पर ऋण दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट BCA के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है। तो यह क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला विकल्प है ध्यानपूर्वक सुनना, 10 वर्ष का अनुभव और सकारात्मकता और आत्मविश्वास। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, 10 वर्ष का अनुभव। यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है वृत्ति जमा खाता खोलना, दूसरा शेयर बाजार में ट्रेडिंग और तीसरा चेक भुगतान रोको। तो इसमें हमारा तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। ये तीनों सेवाएं हमें नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रुपे डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है NPCI द्वारा जारी और सभी ATM में POSB मशीन में स्वीकार। यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यह रुपे डेबिट कार्ड सभी ATM और POS मशीनों में स्वीकार किए जाते हैं। इसमें यह क्वेश्चन है हमारा बैंक A ने 1/4/2000 को 25,000 रुपये की राशि मंजूरी और सावित्रित की। वह तिमाही आधार पर 9 ब्याज प्रभावित करती है। 30/6/2000 को खाते में प्रवाहित की जाने वाली ब्याज की राशि होगी। तो यह आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 25,000 का 9% ब्याज के हिसाब से 6 महीने में 2,250 रुपये बन जाएगा। यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो हमारा गलत कथन है उसे हमें बताना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है मकान प्लॉट की खरीद और निर्माण उन्नयन विस्तार के लिए आवास ऋण दिया जा सकता है। दूसरा विकल्प है आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और उस पर घर के निर्माण की लागत, पारित और आंतरिक साज सज्जा की लागत को मार्जिन रखकर शामिल किया जाएगा। और तीसरा है उधारकर्ता का प्रकार एकल या संयुक्त या कॉर्पोरेट हो सकता है। चौथा है प्रतिभूति आदि भूमि मकान प्लॉट का प्रथम बंधक उपलब्ध नहीं है तो ऋण को सुरक्षित करने के लिए अन्य चल संपत्ति पर विचार किया जा सकता है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और उस पर घर की निर्माण की लागत, पारित और आंतरिक साज सज्जा की लागत को मार्जिन रखकर शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण वसूली के संदर्भ में हम विनियम मानदंडों के अनुपालन तथा वसूली कौशल और रणनीति के बीच संबंध को अच्छी तरह से कैसे समझाते हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है वे एक दूसरे के पूरक हैं और वे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और वे एक दूसरे के असंगत हैं और वे एक दूसरे के असंबंधित हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है मूल संचित कार्ड प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः डैश में भिन्न होता है। तो इसमें हमारा खाली स्थान है उसे भरना है। पहला विकल्प है राशि जो संचित की जा सकती है, दूसरा है मूल संचयन व्यवस्था और तीसरा है प्रौद्योगिकी और चौथा है वैधता अवधि। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल ही सटीक बैठेगा। मूल संचित कार्ड प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः मूल संचयन व्यवस्था में भिन्न होता है। यह विकल्प बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन है हमारा चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध
डैश वाला होता है। तो इसमें हमारा ये पूछ रहा है जो ग्राहक के साथ बैंक का संबंध कौन सा होता है, यह बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है एजेंट के रूप में बैंक और प्रदान के रूप में ग्राहक, और दूसरा है न्यासी के रूप में बैंक और देनदार के रूप में ग्राहक, और तीसरा है देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक, और चौथा विकल्प है अमानत रखने वाले के रूप में बैंकर और अमानतदार के रूप में ग्राहक। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल ही सही है, लेनदार के रूप में बैंकर और देनदार के रूप में ग्राहक। अगला क्वेश्चन है व्यवसायिक चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता वित्त और वाहन ऋण के निवल अग्रिमों में अनाजक स्थिति एनपीए का हिस्सा डैश है। तो इसमें हमें बताना है घटता है या बढ़ता है, अप्रभावित रहता है। तो इसमें ना हमारा घटता है ना बढ़ता है, अप्रभावित रहता है। तो यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, अप्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो ब्राउन एटीएम होता है, ब्राउन लेवल का एटीएम होता है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह बताना है। पहला विकल्प है यह एटीएम प्रोजेक्ट बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। दूसरा है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिल आदि का भुगतान करता है। तीसरा विकल्प है एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। इसमें हमारा ऊपर के दोनों विकल्प सही है। यह एटीएम प्रोजेक्ट बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिल आदि का भुगतान करता है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें हम तीसरे विकल्प पर चेक मार्क लगा देंगे। इस एपिसोड का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है आईएमपीएस वित्तीय लेन देन के लिए उपयुक्त डिजिटल प्रणाली में से एक है। आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है, ये हमें बताना है। तो इसमें हमें पहला विकल्प है इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, दूसरा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और तीसरा है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, और चौथा है इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस।